नमस्कार दोस्तों। हम एग्रोमीटियोलॉजी या एग्रो क्लाइमेटोलॉजी बोल दो, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके आरपीएससी डब्ल्यू हुआ, स्कूल लेक्चरर हुआ, जो भी बीएससी बेस्ड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके अंदर ये टॉपिक है, एग्रोमीटियोलॉजी का क्लाइमेट का टॉपिक है, इनके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या तो पूछने के चांसेस रहते हैं या कोई कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड मीटियोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो मीटियोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? क्या ग्रीक भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश का है या फिर हिंदी का है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा इस चीज का। तो ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मीटियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, मीटियोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका, 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमोस्फेयर इज विद इन हाउ मच किलोमीटर? ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपका जो एटमोस्फेयर का जो टोटल मास, टोटल एटमोस्फेयर मास है ना, उसका 99% जो मास है वो कितनी दूरी में पाया जाता है? आपका स्टार्टिंग की ये मतलब ये जो आपका एटमोस्फेयर है उसको कितनी हाइट तक आपका पाया जाता है? 10 किलोमीटर की हाइट तक 99% आपका टोटल एटमोस्फेरिक मास पाया जाता है, या 15 किलोमीटर, या 50 किलोमीटर, या 40 किलोमीटर? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका, ये इसका आंसर आएगा 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि भाई एटमोस्फेयर होता है वो तो बहुत ही ऊंचाई तक होता है, 1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, बहुत ही हाइट तक रहता है। लेकिन जो स्टार्टिंग से अर्थ की जो सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस से लेके जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, स्टार्टिंग से अर्थ की सरफेस से लेके ऊपर की जो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, उसमें ही ये 40 किलो, उसमें 99% टोटल मास पाया जाता है एटमोस्फेयर का। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है इसका प्रेशर तो यहीं पे आ जाएगा, जो भी आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो उस पे नीचे आ जाएगा, तो इसके अंदर ही पाया जाएगा। ऊपर से प्रेशर आएगा, तो ऊपर से प्रेशर आएगा तो यहाँ जो है ये डेंस होता है। और नीचे की जो लेयर कौन सी होती है भाई? हम जो एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर पढ़ते हैं ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसा पढ़ते हैं ना, तो उनमें जो है स्टार्टिंग में 8 से लेके जो आपकी 18 किलोमीटर है वो मतलब आपकी स्टार्टिंग में ट्रोपोस्फेयर है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को क्या करते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर कितनी दूरी पर होता है? 8 से लेके 18 किलोमीटर की, दो अर्थ सरफेस से 8 से लेके 18 किलोमीटर की दूरी जो डिस्टेंस होती है, उस वो कौन सी लेयर होती है? आपकी ट्रोपोस्फेयर होती है। ये ट्रोपोस्फेयर इसको कहते हैं, ये थिकेस्ट लेयर होती है। थिकेस्ट, थिकेस्ट क्यों, या फिर डेनेस्ट, सबसे डेंस जो लेयर होती है ना वो ट्रोपोस्फेयर होती है। क्यों? क्योंकि सबसे डेंस तो होगी ना नीचे की नीचे, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक मास होता है। तो 8 से 18 किलोमीटर इसके अंदर। अब या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 99% ऑफ टोटल मास एटमॉस्फेयर इज विद इन 40 किलोमीटर, या इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से घुमा के पूछा जाता है तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये ट्रोपोस्फेयर वाला बनता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर इज डेंस लेयर होती है, इसके अंदर आपका 80 से 85%, 80 टू 85% जो टोटल एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पाया जाता है कितना, 80 से 85% जो एटमॉस्फेयर का मास है ना वो किस में पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। या तो ये पूछ लिया जाता है 40 किलोमीटर वाला, या फिर ये ट्रोपोस्फेयर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर होगा आपका 40 किलोमीटर। क्लियर? चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेम्परेचर वेरिएशन इन 4 लेयर। जो आपकी 4 लेयर होती है ना, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इन तीनों चारों के अंदर टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होता है? मेनली सबसे ज्यादा 4 लेयर है ना, इनका डिफरेंस जो है मेनली टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से होता है। देखो 4 लेयर होती है, नीचे नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर, एटमोस्फेयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, और लास्ट में आती है थर्मोस्फेयर। ये लेयर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टेम्परेचर के जो वेरिएशन होता है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी लाइन सही है ना? तो इसके अंदर लाइन ये आपकी जो है फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। डिक्रीज इन ट्रोपोस्फेयर एंड चेंज अल्टरनेटिवली,
इस लाइन, इस आंसर का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये क्वेश्चन नहीं है तो टेम्परेचर का पूछ लिया जाता है कि कौन सी कोई सी भी एक लेयर का नाम दे दिया जाएगा आपको कि ट्रोपोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का, मेसोस्फेयर का, थर्मोस्फेयर का। इसमें डिस्टेंस, हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारे चारों का कोई सा पूछो, ये सारों का आंसर एक में समराइज किया गया इसको, इस क्वेश्चन को कैसे। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर अल्टरनेटिवली एक बार इंक्रीज होता है इसमें, फिर इस लेयर में डिक्रीज हो जाता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है। समझे क्या? इन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट। जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे कोई भी जयपुर है, जयपुर एक बिल्कुल प्लेन एरिया है। आप माउंट आबू, गर्मियों के टाइम में आप माउंट आबू जाओगे तो वहां ठंड मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसी कारण गर्मियों के टाइम में जयपुर में टेम्परेचर ज्यादा रहता है और आपका आपका ये जो माउंट आबू है यहाँ टेम्परेचर कम रहता है। वजह यही है क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर में आता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि हाइट के साथ, ये क्या हाइट के साथ क्या होता है, हाइट बढ़ती है तो उसके साथ टेम्परेचर इसमें डिक्रीज हो जाता है। अब ये कह रहा है देखो, डिक्रीज इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होता है एंड चेंज अल्टरनेटिवली, फिर अल्टरनेटिवली चेंज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है हाइट के साथ टेम्परेचर, फिर मीजोस्फेयर में टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है हाइट के साथ, फिर टेम्परेचर थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ इंक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज अल्टरनेटिवली, ये इसका मतलब है। तो ये चीज है ना, आपको बहुत ध्यान रहनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्लियर? मतलब जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है ना, उनको ढंग से आपको पढ़ना होगा अच्छी तरह से कि कौन किस में आपका जो है रेनफॉल वाली कौन से क्लाउड्स कौन सी में होते हैं, रेन कौन सी में होती है आपकी, रेडियो कम्युनिकेशन किस में होती है आपकी, है अलग अलग जो है प्लेन कौन सी लेयर में उड़ती है आपकी, कौन सी लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कौन सी में इंक्रीज होता है, बाकी जो फिनोमेना हैपनिंग होती है, अकर अलग अलग जो घटनाएं घटित होती हैं आपकी लेयर्स के अंदर, वो सारी आपको इंपॉर्टेंट है, सारी सारी याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही आ गया, रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू, जो जो लॉन्ग रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं ना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान की, जो अपन मोबाइल से बात करते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान, या फिर कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं सेट, वो कहां पे होते हैं? हैं वो आपके होते हैं आयनोस्फेयर में, आयनाइज्ड लेयर होती है इसमें, है ना। ये कहां होती है आयनोस्फेयर? ये आपकी जो थर्मोस्फेयर होती है ना, जो सबसे ऊपर की जो होती है थर्मोस्फेयर होती है, इस थर्मोस्फेयर की, जैसे ये थर्मोस्फेयर लेयर है इतनी, तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाली जो लेयर होती है ना, वो आइनोस्फेयर होती है, वो आइनोस्फेयर होती है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि रेडियो कम्युनिकेशन इज हैपनिंग इन द आइनोस्फेयर लेयर। ठीक है, चलते हैं आगे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोलर रेडिएशन कांस्टेंट? सोलर रेडिएशन कांस्टेंट कितना होता है? इसका राइट आंसर है आपकी स्क्रीन में ए बी सी डी, इनमें से राइट आंसर कौन सा है आपका? बी आंसर राइट है। कैसे? 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट सोलर कांस्टेंट की ये फिक्स्ड वैल्यू होती है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, क्या 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी एनर्जी फॉलिंग हो रही है सरफेस के ऊपर, कितनी एनर्जी फॉलिंग हो रही है कैलोरी। कोई ये सरफेस एरिया है क्या, कोई ये सरफेस एरिया, कोई पृथ्वी, भाई ऊपर सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन से तो अपना एनर्जी आती है, सूर्य किरणें होती हैं, उससे उस ज्यादा, जहां पे ज्यादा सूर्य किरणें गिरेगी वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो सूर्य किरणों क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। अब सोलर रेडिएशन से क्या आती है? एनर्जी आती है। सोलर रेडिएशन कितना आता है उसे क्या, उसे तो सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सोलर कांस्टेंट किसे कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई एरिया है, सरफेस एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया है, उसके अंदर 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी एनर्जी आई, कितनी एनर्जी आपकी फॉलिंग हो रही है, कितनी एनर्जी यहां पे आई, उसे क्या कहते हैं? आपका सोलर कांस्टेंट कहते हैं। एनर्जी की
यूनिट क्या है, कैलोरी। एनर्जी को किस में डिटरमाइन करते हैं, कैलोरी के मान ज्ञात करते हैं। तो आगे यूनिट, इसका दूसरी तरह से यूनिट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज, या फिर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सोलर यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन, आप यूनिट पूछ सकते हैं या फिर सोलर रेडिएशन की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो कैलोरी 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितनी कैलोरी आई, वही तो यूनिट आपकी। तो ये देखो 1.94 जूल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी है। तो ये देखो ये नहीं है ना, तो इसका सही आंसर क्या है, ये आ गया बी। घुमाने के लिए आपको यूनिट चेंज कर सकते हैं, वैल्यू सेम दे सकते हैं, क्योंकि आप याद कर लो 1.94 है ऐसे वैल्यू, आगे की यूनिट याद नहीं करो और फिर वैल्यू सेम दे दी, यूनिट चेंज कर करके आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं आपको। तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कोई एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टाइप ऑफ रेडिएशन विच इज यूजफुल इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जो होती है, जहां पे सैटेलाइट्स के जरिए जो इमेजरी डेवलप की जाती है, सैटेलाइट्स के द्वारा स्टडी की जाती है, तो सैटेलाइट्स का जो काम है आपका, रिमोट सेंसिंग का काम है, वो कौन सी आपकी कौन सा रेडिएशन काम आता है, तो इसमें आता है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। कौन सा आता है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आता है। क्लियर, कि रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को यूज्ड किया जाता है किसमें, रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग में रिफ्लेक्टेड को यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी ना, तो उसको तो स्टडी की जाती है, उसके हिसाब से सैटेलाइट की इमेजरी बनाई जाती है। क्लियर। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थ रिलीज रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसे कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब होता है कि अर्थ रिलीज रेडिएशन की जो सरफेस होती है, अर्थ होती है, जो ये पृथ्वी होती है, इसके द्वारा भाई ऊपर से तो ये सोलर रेडिएशन के द्वारा रेज तो आएंगी, सोलर रेडिएशन आता ही है। अब ये वापस भी तो रिलीज होती है, यहाँ से हीट वापस रिलीज नहीं होती क्या, तो यहाँ से जो वापस पृथ्वी से जो रिलीज हो रही है ना, वो कौन सी वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव होती है, लॉन्ग वेव होती है, तो ये होती है लॉन्ग वेव होती है, इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आपका दूसरी तरह से इसको क्वेश्चन घुमा के ये पूछ सकते हैं, आपका जो एल्बिडो होता है, एल्बिडो में क्या होता है, इनकमिंग रेडिएशन और आपका रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का जो रेशियो होता है, उसे तो एल्बिडो कहते हैं, कि कितनी तो आपकी इनकमिंग आई, क्या कितनी सोलर रेडिएशन तो आपकी इनकमिंग हुई, और वापस जो रिलीज कितनी, वापस आउटगोइंग कितनी है, उनका ही तो इनकमिंग और आउटगोइंग जो है उसका जो रेशियो होता है वही तो एल्बिडो होता है। तो एल्बिडो के अंदर कौन सी वेवलेंथ होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है। तो इसका मतलब ये होता है जो पृथ्वी के ऊपर आती है ना, वो तो आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, कौन सी, शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, और जो वापस पृथ्वी से जो रिलीज होती है वो रेडिएशन कौन होती है, कौन सी होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। क्लियर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, तो इनमें आपका काम में लेते हैं पायरेनोमीटर। कौन सा, पायरेनोमीटर के द्वारा सोलर रेडिएशन का मेजरमेंट करते हैं। क्लियर। विंड स्पीड, अब एक क्या होती है कि आइसो, आइसो का मतलब होता है इक्वल, एक क्या होती है कि एक समान जैसी जो आपकी जो विंड स्पीड है, उनको जो मिलाने वाली लाइंस है ना, उनको आइसो लाइंस कहते हैं, आइसो लाइंस कहते हैं। अब वो किसको मिलाती हैं, अलग अलग सेम रेनफॉल वाली लाइन को मिलाने, तो उसे आइसो येट्स कहते हैं। या किस रेनफॉल का पूछा जाता है मोस्टली, कि दो जो इक्वल रेनफॉल को लाइन, इक्वल रेनफॉल वाली को इक्वल रेनफॉल की लाइन जो मिलाती है, उससे आइसो लाइंस को क्या कहते हैं, आइसोएट्स कहते हैं। ठीक है, वैसे विंड स्पीड वाली को क्या कहते हैं, ए लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड के। ये आपको याद करना है कि कौन सी क्या कहते हैं, एक तो रेनफॉल का याद कर लेना, एक विंड स्पीड है, ये इसको क्या है, आइसोएट्स का मतलब होता है रेनफॉल का, जो इक्वल रेनफॉल की लाइंस को मिलाने वाली लाइंस को क्या कहते हैं, आइसोएट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसको कहते हैं इक्वल विंड स्पीड वाली को, इसका राइट आंसर कौन सी है, आइसोटेक कहते हैं। ठीक है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनको सभी को आपको याद करनी है, आपको मैं इसमें याद करना है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि लेप्स रेट कितनी होती है। पहली बात तो लेप्स रेट क्या होती है वो आपको समझना होगा। लेप्स रेट क्या होती है कि हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट के साथ किस स्पीड से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, लेप्स रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हाइट बढ़ने के साथ साथ, हाइट बढ़ती है ट्रोपोस्फेयर में, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कितना डिक्रीज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, लेप्स रेट कहते हैं। इसका राइट आंसर आ गया, वेरी वेरी मोस्ट आइए, 6.5 डिग्री सेल्सियस
पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर गिर जाता है। 1 किलोमीटर हाइट पे 1 किलोमीटर हाइट आएगी ना, इसका मतलब यह है कि 1 किलोमीटर हाइट डिस्टेंस इंक्रीज होगी, 1 किलोमीटर हाइट होगी तो आपका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये वैल्यू याद करने, और लेफ्ट राइट की डेफिनेशन भी आपको मैंने समझा दी, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर को कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं, या मिनिमम को कहते हैं, या ऑप्टिमम को कहते हैं। तो कार्डिनल टेम्परेचर किसे कहते हैं? ऑल द अबोव। कोई भी क्रॉप होती है उसके लिए कि भाई ये मिनिमम टेम्परेचर, इस मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है कि इस मिनिमम टेम्परेचर से कम गया तो क्रॉप की ग्रोथ इफेक्ट होगी। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है कोई भी क्रॉप के लिए, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब जिसमें आपका ऑप्टिमम प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता हो, ठीक है। तो मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम, तीनों टेम्परेचर, कोई भी क्रॉप का तीनों टेम्परेचर होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट एट वेजिटेटिव, एट रिप्रोडक्टिव एंड एट ग्रेन डेवलपमेंट स्टेज। ये कह रहा है कि व्हीट की क्रॉप होती है उसमें वेजिटेटिव स्टेज के लिए कितना टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए कितना आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और आपका ग्रेन डेवलपमेंट कितना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो तो वेजिटेटिव पे है तो ऑप्टिमम है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रोडक्टिव स्टेज पे, और 31 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रेन डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब को कौन से इंस्ट्रूमेंट से ज्ञात करते हैं? तो आपको सबको पता है, बैरोमीटर, वायु दाब को ज्ञात करते हैं, वायु दाब बैरोमीटर, है ना। इस तरह से याद करने की ट्रिक है। तो बैरोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्ञात करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की क्या यूनिट है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में ज्ञात करते हैं? परसेंटेज में ज्ञात करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, पहली बात तो ये ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी 3 तरह की होती है। एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है कोई सा भी, एब्सोल्यूट वाली। दूसरी होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तीसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसकी अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं यहां पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिवाइडेड बाई वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इनटू 100। परसेंटेज में ज्ञात करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर या फिर एयर, वाटर वेपर डिवाइडेड बाई वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किस में निकालते हैं? परसेंटेज में, इसीलिए तो वो 100 से मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर आपका 40% है, 40% आपका वाटर वेपर है प्रेजेंट है एयर में। वाटर वेपर को, उस एयर को सेचुरेशन करने के लिए कितने रिक्वायर्ड होता है? 50। फॉर एग्जाम्पल एक कोई एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं मैं, 50 होता है, 50% होता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो इसकी कितनी आ जाएगी? 400 डिवाइडेड बाई 50, 80% आ जाएगी। तो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 80% होगी, इस तरह से, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम केजी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होती है? परसेंटेज। और इसकी होती है ग्राम मीटर पर, ग्राम पर मीटर क्यूबिक, पर क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है। इन तीनों में से कोई सा भी आपको किसी तरह से, आप इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी यूनिट क्या है, और ये तीनों टाइप की
जो ह्यूमिडिटी है वो कहां से, इन तीनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। इवापोरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, इवापोरेशन की यूनिट क्या है, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? तो इवापोरेशन को करते हैं mm/डे में। किसमें? mm/डे, मिलीमीटर पर डे। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? दो टर्म से मिलके बना होता है। इवापोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन। इवापोरेशन का मतलब वाटर लॉस फ्रॉम द सोइल सरफेस, सोइल सरफेस से वाटर का लॉस हो रहा है वो तो इवापोरेशन है। और वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट लीव्स या प्लांट पार्ट, कोई भी, तो प्लांट से या प्लांट की लीव से यदि वाटर का लॉस हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन है। दोनों को मिला है क्या बोल देते हैं? ईटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ईटी, इवापोट्रांसपिरेशन। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? इनको ज्ञात करते हैं कि एक दिन के अंदर आपका कितनी मिलीमीटर वाटर का लॉस हुआ, उसको क्या कहते हैं? इवापोट्रांसपिरेशन लॉस कहते हैं, इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? mm/डे, याद रखना आपको। अब एक होती है जो होती है इवापोरेशन, क्या होता है आपका? इवापोरेशन को ज्ञात करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है USWB, ओपन पेन इवापोरीमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आरपीसी एओ के अंदर। क्या क्वेश्चन है ये? ऐसा कैसा क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन था कि USWB ओपन पैन इवापोरीमीटर है, उसको कितनी आपकी डायमीटर होता है और कितनी हाइट पर उसको रखते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो ये है बी। 122 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका और 25 सेंटीमीटर इसका हाइट होती है। क्लियर है? इसको याद ही करना, कोई समझने वाला नहीं इसमें। इसका मतलब ये होता है 25 सेंटीमीटर हाइट का मतलब होता है कि ये जो पान इवापोरीमीटर होता है ना, सरफेस से 25 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर आपको यहां पे रखते हैं। ऐसे पात्र सा होता है, बर्तन सा होता है, पानी से वाटर से फिल कर देते हैं, फिर डिटरमाइन, अलग अलग पॉइंट्स लगे रहते हैं, इसमें डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना वाटर का लॉस हुआ है, कितना वाटर का लॉस हुआ, वो उसे वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये कह रहा है इवापोरीमीटर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग इवापोट्रांसपिरेशन अंडर फील्ड कंडीशन एंड शेड्यूलिंग इरिगेशन। इरिगेशन शेड्यूलिंग करने के लिए, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है कि व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच वाटर इज इरिगेट एंड हाउ टू इरिगेट। राइट टाइम क्या है इरिगेशन का? राइट मेथड, राइट टाइम और आपका राइट स्टेज जो होती है उसे क्या कहते हैं? इरिगेशन शेड्यूलिंग कहते हैं। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब इरिगेशन कब देनी है आपको, उसको चेक करने के लिए, और आपका आप इवापोट्रांसपिरेशन एस्टिमेट करना है। तो कौन से टाइप का इवापोरीमीटर काम में लेते हैं? उसमें में लेते हैं केन इवापोरीमीटर काम में लेते हैं। क्लियर? विच अमोंग द फॉलोइंग लाइट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सी लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है, जिसमें हाईएस्ट जो होती है प्लांट की ग्रोथ होती है, वो होती है लाइट होती है रेड। रेड कलर की लाइट में होते हैं सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है प्लांट की। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके। विच अमोंग द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन मेकिंग। कृत्रिम रूप से बरसात करते हैं ना, तो आर्टिफिशियल रूप से जो आपके रेनफॉल कराते हैं, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज लेते हैं? सिल्वर आयोडाइड का नाम सुना ही होगा, ये भी लेते हैं, ड्राई आइस भी लेते हैं, कॉमन साल्ट भी लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ज्यादातर सिल्वर आयोडाइड यूज लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सिल्वर आयोडाइड भी आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए काम में लेते हैं, ड्राई आइस भी लेते हैं आपका, और आपका कॉमन साल्ट होता है जैसे NaCl, ऐसे कोई भी हुआ उसको काम में लेते हैं। क्लियर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लाउड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन। क्लाउड देखो, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स है, उन क्लाउड्स के अंदर जो कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? वो आपका है निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस होता है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव पार्ट ऑफ रीजन, देखो पार, इसको बोलते हैं पार। फोटो सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिकली, P फॉर फोटोसिंथेटिकली, A फॉर एक्टिव, R फॉर रीजन। मतलब
जो रेडिएशन आता है ना, जो रेडिएशन होता है उस रेडिएशन के अंदर कौन सी रेंज के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेटिक, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। उस रीजन में फोटोसिंथेसिस होती है, वो कौन सा होता है आपको पता है 400 से लेके 700 म्यू होता है। तो अब इसमें चेक कर लो आप कौन सा, उस हिसाब से कंफ्यूज करने के लिए आपको घुमा के दे दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ, अलग अलग वैल्यू दे दी। ये होता है, आपको ये देखने को मिलेगा बुक्स में, ये पढ़ते हो तो ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, यही पूछा जाता है। ये तो मैंने क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया थोड़ा सा कि भाई बात वही है कि पार की वैल्यू कितनी होती है, कौन सी रेंज के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन है। तो 400 से लेके 700 में होता है आपका, ठीक है। अब इसमें देख लो 0.4 से लेके 0.7 ये है, तो इसका डी आंसर, सॉरी सी, सी है देखो, क्योंकि ये तो 8 तक चला गया ना, तो आपका आंसर हो गया सी। 0.4 से लेके 0.7 के बीच में ये रहा भाई, अलग अलग वैल्यू को डिवाइड कर दिया इसने, 0.4 से 0.5 एंड 0.6 से 0.7, ठीक है, अलग अलग डिवाइड, आगे वाला डिवाइड कर दिया, स्टार्टिंग वाला डिवाइड कर दिया, बात तो रेंज तो वही आ गई, ठीक है। म्यू, म्यू के अंदर पूछे तो 0.2 में, ठीक है, और माइक्रोन में पूछे, ये यूनिट इसका चेंज है, ये देखो म्यू के अंदर पूछे तो 0.4 से 0.7, 0.4 से 0.7 आ गया म्यू के अंदर पूछे तो। और ये जो मैंने 400 से 700 लिखी है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी आती है माइक्रोन वाली, ठीक है। थ्रोनथवेट क्लासिफाइड द क्लाइमेट बेस्ड ऑन, मतलब जो थ्रोनथवेट का क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है वो उसका बेसिस क्या है, किस बेस्ड पे किया गया है, क्या प्रिसिपिटेशन इफेक्टिव इंडेक्स पे आधारित है, पी ई आई, या फिर टेम्परेचर इफेक्टिवनेस इंडेक्स पर आधारित है, या फिर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के पर आधारित है। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव, तीनों के बेस्ड भी आपका थ्रोनथवेट का क्लासिफिकेशन है। आपको याद करना है कोपेन का क्लासिफिकेशन, कोपेन का क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेसिस है, थ्रोनथवेट का किस में है, तो अलग अलग 2-3 साइंटिस्ट हुए, उनको आपको देखना होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोर कॉमनली इन, ये देखो आपको 4 नाम है जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं इंडिया के। इंडिया के कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। उस क्लाइमेटिक जोन में ये आपको बताना है कि कौन से क्लाइमेटिक जोन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, की जाती है, ठीक है। तो वो की जाती है ईस्टर्न हिमालय जोन। ईस्टर्न हिमालय जोन में क्या जाता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड और की जो हिल्स होती है ना, इनमें किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। किया जाता है, कोई भी फॉरेस्ट लैंड होती है उसको जला दिया जाता है, उस फॉरेस्ट लैंड को जला के फिर उस पर खेती की जाती है, फिर 1-2 बार कर ली उसमें खेती, फिर नई कल्टीवेशन के लिए दूसरी, फिर दोबारा यदि खेती करनी हो तो नई जगह पे आपने वही फॉरेस्ट को काटा, जलाया और नई जगह खेती करी। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक पर्टिकुलर, इसको लैंड रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन एक तो होता है, इसको कहते हैं लैंड रोटेशन कहते हैं। क्रॉप वही उगानी है, लेकिन आप अभी एक बार यहाँ उगा लिया, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करें, लैंड को शिफ्ट दूसरी जगह, नई जगह पे आपको खेती करनी है। एक बार एक जगह पेड़ काट के एक बार खेती की है, दूसरी बार खेती करनी है, दूसरी सीजन के अंदर दूसरी, क्रॉप वही है लेकिन आपकी जगह दूसरी होगी, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ये आपकी जो वेस्ट, जो आपकी ईस्टर्न स्टेट है ना आपके, वहां पे एक झूम कल्टीवेशन की जाती है। जो एवरेज प्रेशर होता है ना, देखो एवरेज प्रेशर वो मिली बार में बताता है। एटमोस्फेरिक, ये इंपॉर्टेंट है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किस में इज एक्सप्रेस्ड इन मिली बार, एटमोस्फेरिक प्रेशर और मिली बार में एक्सप्रेस किया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये अलग है, ये आपको याद करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो आपका कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक सेकेंड में इसको क्लियर करता हूं कि आपका ये इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। तो इसका ये वैल्यू पूछी जाती है, तो ये वैल्यू है 1.034। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इसके इतने इक्वल वैल्यू के होता है, इतनी यूनिट याद रखना और ये वैल्यू याद रखना। यहां से क्वेश्चन आता है आपका 1.034। लास्ट क्वेश्चन अपना है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एयर रेन बियरिंग क्लाउड्स।
इन जो क्लाउड्स है इनमें से कौन सा रेन बियरिंग आपका क्लाउड्स है, जिस जो वह बादल जिसमें बरसात होती है, जिसमें रेनफॉल होती है, रेनफॉल को लेके घूमते हैं कि ये बरसाती बादल जिसको कह सकते हैं, क्या बरसाती बादल जिनको कह सकते हैं, कि कौन सा है? अब बताओ आप, स्ट्रेटोक्यूमुलस है या स्ट्रेटस है या निम्बो स्ट्रेटस है या क्यूमुलस है? बताओ, सोच के देखो एक बार। सोचना क्या, मैंने क्वेश्चन का आपको करा दिया। कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के में क्या होता है? रेनफॉल ही होती है, सिंपल सी बात है। निम्बो स्ट्रेटस है, क्वेश्चन की लैंग्वेज वो भी पूछ सकते हैं। ये क्यों डाला है? क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ने के लिए। वो वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन वाला कौन सा आपका क्लाउड है। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रेन बियरिंग क्लाउड कौन सा है? रेन बियरिंग क्लाउड आपका निम्बो स्ट्रेटस है। यदि निम्बो स्टेटस बादल आ गए तो इनमें बरसात होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की अपन ने। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपकी मीटरोलॉजी की कितनी तैयारी आपने, कितना कंसेप्ट क्लियर है आपके, वो भी आपको पता लगा होगा। तो ये जो हमारे एग्री पावर जयपुर जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैंने अच्छी तरह से आपको एग्रोनॉमी का कराया पूरा। तो वहां जाके आप इसको कोर्स को परचेज करके वहां से पढ़ सकते हैं, और आपको साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी हम कराएंगे, और टेस्ट तो इनके सीरीज अलग से है ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।